ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुआ भूस्खलन। पहाड़ का हिस्सा चौल पर गिरा, 2 लोगों की मौत, 6 से 8 लोगों के अभी भी दबे होने की सूचना। झारखंड में छात्र मांगे पर अडिग, आधी रात डीसी और एसएसपी पहुंचे प्रदर्शन स्थल। छात्रों से की बातचीत, छात्रों ने निकाला मौन जुलूस। सीएम सोरेन से सीधी बातचीत की मांग, सीबीआई जांच की मांग बरकरार। भारी बारिश के कारण नोएडा के जेवर हवाई अड्डे में जलभराव। मूसलाधार बारिश के बीच जलभराव, आधे घंटे में पानी निकालकर मार्ग किया सामान्य। फ्लाइट्स और यात्रियों की आवाजाही जारी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आपका स्वागत है इस हमारे खास बुलेटिन में। मुंबई को घाटकोपर इलाके में आज तड़के भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग दब गए। पुलिस ने बताया कि 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 6 से 8 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। यहां तक कि राहत और बचाव कार्य जारी है। मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है और इसको लेकर माना जा रहा है कि भारी बारिश के चलते ही भूस्खलन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के घाटकोपर इलाके में आने वाले चिराग नगर में भूस्खलन के चलते गौसिया चौल पर पहाड़ का हिस्सा आ गिरा। इस भूस्खलन की बात करें तो चपेट में आकर कई लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद 2 लोगों की मौत तक हो चुकी है और कई लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि मलबे में अभी भी 6 से 8 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने बताया कि घटना तड़के करीब 4 बजे घटी। यहां तक कि महाराष्ट्र पुलिस एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, साथ ही एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर तैनात है ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। साथ ही बीएमसी ने बताया कि 2 शव अस्पताल पहुंचाए गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, 2 शव अस्पताल पहुंचाए गए हैं और इस घटना से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और साथ ही महाराष्ट्र पुलिस एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हुई। अब इस खबर को अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता सरबजीत। सरबजीत जी, क्या चल रहा है वहां पर, क्या अपडेट है वहां की? जिस तरह से बानखोर और घाटकोपर के जो लिंक रोड है वहाँ पे एक हादसा हुआ है देर रात, जिसमें 3 झोपड़ियां के अंदर जो पत्थर वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें अब तक जो है मौतें हैं, जिसमें 2 बताई जा रही हैं, लेकिन और भी जो लोग हैं वो सीरियस है। राजावाड़ी अस्पताल है, वहाँ पे उन्हें भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ की टीम है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वहाँ पे मौके पे लगी थी। जो जगह है वो काफी कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे मशीनरीज का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है मैन पावर्स का जो है मलबे निकालने में यूज किया जा रहा है और भी लोग अंदर दबे होने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है और जो कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। हालांकि उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत इस जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। मांगों पर अड़े छात्र। जी हां, झारखंड में छात्र आंदोलन का 19वां दिन है। रांची में छात्रों का मौन जुलूस, आधी रात डीसी और एसएसपी पहुंचे प्रदर्शन स्थल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आधी रात को डीसी और एसएसपी पहुंचे प्रदर्शन स्थल पर। सीएम सोरेन से सीधी बात की मांग की जा रही है। छात्रों की सीबीआई जांच की मांग बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा झारखंड से और आज इसका 19वां दिन है छात्र आंदोलन का। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। देर रात डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी जयपाल सिंह स्टेडियम में बने सत्याग्रह स्थल पर छात्रों को समझाने पहुंचे। डीसी ने छात्रों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप लोगों में से जो घर जाना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई है।
वहीं जेपीएसएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर देर रात तनाव की स्थिति बन गई। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों के बीच आधी रात कई बीजेपी नेता पहुंच गए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया इस बात को लेकर कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्रशासन रात के अंधेरे में प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों को हटाने की तैयारी कर रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि वे आंदोलन में शामिल होने नहीं बल्कि छात्रों को नैतिक समर्थन देने पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेना नहीं था। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जुटे हुए हैं। 6 छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि जब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं की जाती और मामले की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, यानी इसी तरीके से उनका आंदोलन बरकरार रहेगा। छात्र अब अपनी मांगों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। छात्रों ने रांची में लाठीचार्ज के विरोध में मौन जुलूस निकाला। इस खबर के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्यूरो हेड अजय सिंह। झारखंड में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आज इसका 19वां दिन है, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए साक्षी, ये जो है आंदोलनकारी जो छात्र हैं जेपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ी के आरोप में जो लगे, जो गड़बड़ी के चलते जो विरोध कर रहे हैं, तो उसकी जो है लगातार अभी तक वो जो है आज मौजूदा स्थिति है कि अभी भी वो आंदोलनकारी वहाँ धरना स्थल पर जमे हुए हैं। कल हाई वोल्टेज ड्रामा कल लगातार जो चलता रहा। शाम को जो है आंदोलनकारी छात्र जो है साइलेंट जो मार्च उन्होंने किया था। इसके बाद आधी रात को एकाएक जो है जो जिले अधिकारी हैं और पुलिस कप्तान जो है वो पहुंचते हैं और आंदोलनकारी छात्रों को समझाने बुझाने लगते हैं। इसी बीच जो है बीजेपी के जो कुछ नेता थे अमर बावरी, राज सिन्हा और भानु प्रताप शाही, वो ये भी वहां पहुंच जाते हैं। तो जो है लगातार इन लोगों का कहना था कि जो है हम लोगों को डर है कि ये जो है पुलिसिया दबाव डाल के आंदोलनकारी छात्रों को तंग किया जाएगा, लेकिन वैसी बात नहीं थी। जिलाधिकारी ने कहा, एसएसपी ने कहा कि नहीं, हम लोग जो है आंदोलनकारी छात्रों को समर्थन देने आए हैं और ये देखने आए हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और अपने लोगों को ये छात्रों को समझा रहे हैं कि अगर कोई जरूरी जो मांगे हैं, अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो अपने वकील के माध्यम से आप जो है उसको रख सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ ये भी है कि कल मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि जो है 14वीं जो जेपीएससी की परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है। लगातार मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है न्याय मिलेगा किसी भी तरीके से। वो न्याय की आंच अगर मुझ तक भी पहुंचती है तो भी उनको न्याय मिलेगा, ऐसा आप विश्वास रखें। अजय जी, एक सवाल ये भी है, जनता की ओर से भी है। सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, सब जानते हैं इस बात को लेकर, और अब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। 19वां दिन है आज। आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और सरकार जो है उनकी मांगे कब तक पूरी करेंगी? यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी हुआ है छात्रों पर, कोई गलती नहीं थी फिर भी। देखिए साक्षी, मैं बताऊं कि ये जो है छात्र आंदोलन जो है ये कब तक चलेगा, अब तो ये भविष्य के गर्त में है। क्योंकि छात्र जो है एक बात पर अड़े हुए हैं कि जो सीजीएल की जो परीक्षा हुई है उसको रद्द की, परीक्षा फल घोषित हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए और इसकी जांच जो है सीबीआई से जांच कराई जाए। दूसरी तरफ जो है सरकार जो है ये जो 14वीं जो जेपीएससी की परीक्षा है पीटी और उसको परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री का ऐलान भी हुआ है और ये लगातार जो है ये चूहे बिल्ली का खेल लगातार चल रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि अभी जो कोई हल निकलेगा। चूंकि आंदोलनकारी जो है वो साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये सीबीआई की जांच नहीं होगी, सीजीएल परीक्षा नहीं रद्द किया जाएगा, तब तक जो है आंदोलन चलता रहे। दूसरी तरफ जो है सरकार और मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों को समझा बुझाकर, इसी कड़ी में कल 30 बसें जो है लाई गई थी। और जो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्लान बताया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। साल 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का
बड़ा ऐलान, यहां तक कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। साल 2027 का विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 6 महीने तक होंगे बूथ सम्मेलन। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कमजोर बूथों पर दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं की तैनाती की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोगों में पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। यहां तक कि साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। अगले 6 महीने की बात करें तो अगले 6 महीने तक प्रदर्शन की 403 विधानसभा सीटों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कमजोर बूथों पर दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। पार्टी का फोकस वोटर लिस्ट प्रबंधन और पन्ना प्रमुख प्रणाली को मजबूत करने पर रहेगा। बूथ समितियों के भौतिक सत्यापन का अभियान भी तेजी देखने को मिल रही है और प्रदेश कार्यालय ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही केंद्र एवं प्रदेश पदाधिकारी और मंत्री बूथों पर प्रवास करेंगे। वहीं टिफिन बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जोड़ने की कवायद होगी। बीजेपी का लक्ष्य साल 2024 में कमजोर रहे बूथ मैनेजमेंट को सुधार कर साल 2027 में मजबूत चुनावी परिणाम हासिल करना है। साथ ही पार्टी चुनाव से पहले निचले स्तर पर संगठन को दुरुस्त कर अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। और इस खबर को अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जी जुड़े हुए हैं, जो हमें इस खबर की जानकारी देंगे। आनंद जी, बताइए जरा कि साल 2027 का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 2029 में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। क्या लगता है, क्या तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, अभी जिसका आपने जिक्र किया कुछ दिन पहले ही जो बूथ स्तर की बैठक हुई थी, पूरे प्रदेश में हुई थी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। गोरखपुर से उन्होंने इस बैठक को में वो शामिल हुए थे। यानी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनको लगातार उत्साहित करना होगा, लगातार उनको काम में लगाना होगा, उनसे योगदान लेना होगा। और कुछ यही कारण है कि जो पन्ना प्रमुख यानी कि जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची के एक पन्ने का जो प्रमुख होता है, यानी इतना डीप तक भारतीय जनता पार्टी जाकर इस बात की तैयारी को अंजाम दे रही है। हालांकि हर बार वो ऐसा करते रहे हैं, लेकिन 2024 के जो नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लग रहा है कि जो तैयारियां हैं बूथ स्तर तक की या पन्ना प्रमुख के स्तर तक की, उसमें और मजबूती लाने की जरूरत है। इसी कारण से ये सारा व्यूह की रचना अब की जा रही है और इसी खास मकसद के साथ न सिर्फ जो बूथ के स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, बल्कि जो तमाम लोग वो लगातार प्रवास करेंगे, लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे, ताकि जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और 2027 की जो तैयारी है वो अधिक से अधिक मजबूत हो सके। धन्यवाद आनंद जी इस जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर से, अयोध्या सीधा इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर सीईओ के लिए इंटरव्यू का आज दूसरा दिन है। जी हाँ, आज दूसरा दिन है। 6 लोगों का आज इंटरव्यू होगा। 5300 आवेदनों में 18 शॉर्टलिस्ट, 3 नाम सिलेक्ट होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 3 नाम सिलेक्ट किए जाएंगे। यहां तक कि पूर्व IAS IPS राम मंदिर सीईओ का इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। जी हां, ये इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। IAS IPS राम मंदिर सीईओ का इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा अयोध्या से आ रही है। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर यानी CEO पद के लिए इंटरव्यू का दूसरा दिन है। राम मंदिर परिसर के ग्रीन हाउस में 6 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। इससे पहले मंगलवार को 8 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो चुका है। इसमें 3 पूर्व IAS, 1 पूर्व IPS और 4 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल थे। 4 दिन चलने वाली चयन प्रक्रिया में कुल 18 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होना है। CEO पद के लिए 5300 से ज्यादा आवेदन मिले थे, जिनमें से 18 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहां तक कि इंटरव्यू प्रक्रिया की बात करें तो पूरी होने के बाद 3 नामों का पैनल तैयार होगा और अंतिम चयन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। यहां तक कि राम मंदिर के CEO पद के लिए मंगलवार को 8 पूर्व अधिकारियों ने इंटरव्यू दिया। इनमें 3 पूर्व IAS, 1 पूर्व IPS और 4 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल रहे। उम्मीदवारों के पेशेवर अनुभव के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर उनकी समझ भी परखी जा रही है। इस खबर के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रवि श्रीवास्तव।
रविश जी, अयोध्या में इस वक्त क्या स्थिति चल रही है और बताया जा रहा है कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा इन सभी लोगों का, इन सारे कैंडिडेट्स का। जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति को लेकर के इंटरव्यू का दौर जारी है। कल करीब 10 बजे करीब 10 पूर्व अधिकारियों का इंटरव्यू हो चुका है, जबकि आज 8 और अधिकारियों का इंटरव्यू सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगा। और कुल 18 पूर्व आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारियों का शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनके पास करीब लगभग 20 साल का प्रशासनिक अनुभव बताया जा रहा है। और इंटरव्यू में सिर्फ प्रशासनिक अनुभव ही नहीं, बल्कि राम मंदिर के प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और भगवान राम के प्रति आस्था से जुड़े सवालों जो है भी पूछे जा रहे हैं। उम्मीदवारों से यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि वे खुद किस तरह का हिंदू मानते हैं और भगवान राम के प्रति उनकी व्यक्तिगत आस्था क्या है। इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 18 उम्मीदवारों में से 3 नामों का अंतिम रूप से चुना जाएगा, जिसके बाद 3 नामों में से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की समिति एक नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। यानी अब निगाहें जो है इस बात पर टिकी हैं कि राम मंदिर के बेहद महत्वपूर्ण सीईओ पद की जो जिम्मेदारी आखिर किस पूर्व अधिकारी को मिलती है। जी, उस इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? बिल्कुल आपको बता दें, आवेदकों से जो सवाल पूछा गया वो अपने कार्यकाल में 1000 से या 5000 से या उनसे अधिक कर्मचारियों का नेतृत्व किया गया या नहीं किया गया। राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन और लगभग प्रक्रिया की प्रबंधन महत्वपूर्ण मानदंड बनाया गया है। इंटरव्यू में पैनल के सदस्यों से आवेदन से पूछा गया कि अब उन्होंने कौन कौन से बड़े आयोजन का संचालन या प्रबंधन किया है, उन आयोजनों में कितने लोग शामिल हुए, आयोजन कितने दिनों तक चला, किस वर्ष आयोजित हुआ और उनमें भूमिका क्या रही। सामाजिक और धार्मिक अनुभव से जुड़े कई प्रश्न भी किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि श्रीवास्तव जी इस जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा नोएडा से आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि जेवर हवाई अड्डे में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, जिसकी वजह से कई लोगों को तकलीफें देखने को मिल रही है। यहां तक कि मूसलाधार बारिश के बीच जल भराव आधे घंटे में पानी निकालकर मार्ग किया सामान्य। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा नोएडा से आ रही है। जेवर हवाई अड्डे जो अभी कुछ समय पहले ही बना है, वहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश के दौरान टर्मिनल को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग पर कुछ समय के लिए पानी जमा हो गया। ज्यादा तेज बारिश के बाद बनी इस अस्थायी स्थिति पर एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। एयरपोर्ट टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए करीब 30 मिनट के भीतर जल निकासी सुनिश्चित की। इसके बाद मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह सामान्य हो गई। एयरपोर्ट से फ्लाइट्स व यात्रियों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है। नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि कम समय में ज्यादा तेज बारिश के बाद टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर कुछ देर के लिए पानी जमा हो गया। स्थिति की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट की टीमें सक्रिय हुई और जल निकासी का काम शुरू किया गया। टीमों की त्वरित कार्रवाई से आधे घंटे के भीतर जमा पानी को निकालकर मार्ग पर आवाजाही को सामान्य कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा संसद से। संसद में सियासी टकरार जारी देखने को मिला है। जी हां, 17 दिन में लोकसभा सिर्फ 16 घंटे चली, सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे। ध्यान से सुनिएगा। संसद परिसर में एनडीए कांग्रेस सांसद आमने सामने आए और काफी टकराव देखने को मिला, जिसकी वजह से 17 दिन में लोकसभा सिर्फ 16 घंटे तक चली। बीजेपी सांसद ने पूछा, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी का जवाब, वे छात्रों से मिल चुके। मानसून सत्र में अब तक की बात करें तो 12 नए बिल सामने आए। 7 बिल दोनों सदनों से पास किए गए। 2 पर बहस शुरू हुई। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा संसद से आ रही है। जी हां, संसद का मानसून सत्र खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। पिछले 17 दिनों की बात करें तो 17 दिनों की कार्यवाही में अब तक 12 नए बिल संसद में पेश किए गए हैं, जिनमें से 7 बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ 2 बिलों पर सदन में चर्चा हुई, जबकि बाकी बिल विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही भी लगातार प्रभावित हुई, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। संसद में 17 दिनों में लोकसभा सिर्फ करीब 16 घंटे 20 मिनट चली। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 28 घंटे 50 मिनट काम हुआ।
यानी दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यवाही तय समय के मुकाबले काफी कम रही। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी नजर आए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल गांधी झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूं कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर सरकार की तरफ से बहुत साफ शब्दों में लोकसभा में मैंने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं और सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाईबासा से है। चाईबासा पुलिस केंद्र में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। साथ ही सिंहभूम कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा, डीआईजी सीआरपीएफ पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, यहां तक कि सरायकेला खरसावा के एसपी मनोज स्वर्गीयारी, सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट, 174 बटालियन के कमांडेंट मनोज डंग, 197 बटालियन के कमांडेंट चक्रधरपुर एसडीपीओ सैयद मुस्तफ़ा हाशमी और चाईबासा एसडीपीओ बहामन टूटी की मौजूदगी में 10 लाख के इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों से सरेंडर कर दिया। सभी के मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत किया गया। सरेंडर करने वालों में 10 लाख के इनामी सालुका कायम शामिल है। आत्मसमर्पण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम छोड़कर जो नक्सली दूसरे जिले में भागकर छुपे हुए हैं, उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि आत्मसमर्पण कर दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।